नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद के ऊपर वीडियो श्रृंखला हम बना रहे हैं साथियों। उसका वीडियो का भाग पहला है ये। और कहानियों को पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय को साथियों हम पढ़ लेंगे। और साथियों एक और बात की, हिंदी कहानी ही नहीं बल्कि नाटक के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में और निबंध के क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो साथियों उपन्यास भी उनके 3 मिलते हैं, एक अधूरा उपन्यास मिलता है उनका। सारा हम आपके सामने उनका साहित्यिक योगदान रखने वाले हैं। तो ये वीडियो का भाग पहला है, लेकिन हम उनके जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो साथियों शुरू कर रहा हूँ मैं। यदि आपको लगता है कि आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बहुत कम पढ़ा है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और जो जानकारी आपको नई लगे या नवीन लगे, आप लिख दीजिए उसे। ठीक है साथियों। और मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद के बारे में। क्या लिखा जा रहा है कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ। ठीक है। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर हुआ था। ठीक है। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। ठीक है। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, मेधा मतलब अपनी प्रतिभा से, ठीक है, तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। साथियों अंग्रेजी अगर हम कहानीकार बोलें, नाटककार बोले, विलियम शेक्सपियर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं जयशंकर प्रसाद का। अगर आपने स्कंदगुप्त पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित विलियम शेक्सपियर के नाटकों से जरूर रहा है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी और इंदु नामक मासिक पत्रिका जब इन्होंने निकाली तो काफ़ी सारी कहानियाँ इनकी वहाँ पर छपा करती थी। ठीक है साथियों। पता है ना इंदु पत्रिका? तो साथियों कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए कि इंदु जो इनकी मासिक पत्रिका थी वो कहाँ से छपा करती थी और कब छपना शुरू हुई। ठीक है साथियों। इसके अतिरिक्त क्या कहा जा रहा है कि साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली थी, उसी पत्रिका से। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध भी साथियों साथ में जोड़ देते हैं। तो इन सभी विधाओं में इन्होंने अपना कौशल दिखाया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं साथियों। काव्यों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल से, लेकिन आज हम कहानी विधा पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। हिंदी कहानियाँ जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी, उसके ऊपर बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं ख़ास तौर पर साथियों। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी बता देते हैं कि मौलिक रचनाएं, अगर सबसे पहले कहानीकारों में लिखने की बात का श्रेय अगर जाता है वो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। इससे पहले बहुत सारी कहानियों को लिखा गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरी कहानियों से या तो प्रभावित रही हैं, या दूसरी कहानियों का, अन्य भाषाओं की कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया कहानीकारों ने। लेकिन जहाँ पर क्या लिखा गया उसको पढ़ लेते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। यदि नहीं बैठे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे ही हम जो है देख कर ही अनदेखा कर देते हैं। तो अभी लिख लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ याद रह जाता है। तो हिंदी साहित्य के मौलिक कहानी लेखकों में प्रसाद सबसे अग्रणी हैं। उनकी पहली कहानी ग्राम, ठीक है, उनकी पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, अगस्त 1910 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई। ठीक है साथियों, ये भी लिख लीजिए। यह कहानी रेखा चित्र अधिक है, कहानी कम है। तो साथियों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनकी पहली कहानी ग्राम अन्य किस विधा की मानी जाती है? संस्मरण की मानी जाती है, रेखा चित्र की मानी जाती है, जीवनी मानी जाती है, आत्मकथा मानी जाती है, यात्रा वृत्तांत मानी जाती है। इस प्रकार से विकल्प होंगे उस प्रश्न में। ठीक है। तो इस कहानी को, ग्राम कहानी को, कई विद्वान रेखा चित्र विधा का भी मानते हैं। जी आप लिख लीजिए। आगे साथी पढ़ रहा हूँ मैं। इसके पश्चात प्रसाद की कहानियों का संग्रह क्या होता है साथियों? एक ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। ठीक है। उनका प्रथम कहानी संग्रह जो है वो, उसका नाम क्या था? छाया। ठीक है। जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कौन कौन सी कहानी थी? ग्राम, चंदा, रसिया बालम और मदन मृणालिनी, माफ करेगा, मृणालिनी।
ठीक है साथियों। तो ग्राम, चंदा, रसिया, वालम, मदन, मृणालिनी, ये जो कहानी हैं साथियों, और एक और कहानी तानसेन, जो कुल 5 कहानियाँ जो थी उनके प्रथम कहानी संग्रह छाया में थी, जो कि प्रकाशित हुआ था 1912 में पहली बार। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्राम कहानी उनकी हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके अतिरिक्त यह कहानी जो थी ग्राम, वो उनके पहले प्रथम कहानी संग्रह छाया में भी थी। ठीक है, उसको छाया कहानी संग्रह में भी रखा गया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आख्यायिकाएँ हैं। आख्यायिकाएँ वही जिसको हम बोल सकते हैं कथानक, जब बोले कि कथा होता है इसका अर्थ, आख्यायिकाएँ का आख्यान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जिसमें घटनाओं का पूर्ण चित्रण नहीं वर्ण उनकी छायाएँ खींची गई। छाया का द्वितीय संस्करण साथियों, ये भी आप लिख लीजिए, 1912 ईस्वी में पहली बार छाया का प्रथम संस्करण, मतलब छाया कहानी संग्रह का प्रथम संस्करण आया। दूसरा कहानी मतलब माफ़ करिएगा, दूसरा इसी कहानी संग्रह का द्वितीय संस्करण कब आया? 1918 ईस्वी में। इसमें जब दूसरा संस्करण जब आया 1918 ईस्वी में, तो इसमें और कहानियाँ जुड़ी। ठीक है साथियों, पहले कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ थी, जो कि ऊपर मैंने आपको लिखवाई। 1912 ईस्वी में जब पहली बार ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ तो उसमें 5 कहानियाँ थी, लेकिन जो जब दूसरी बार कहानी संस्करण हुआ, माफ़ करेगा, द्वितीय संस्करण आया इसी कहानी संस्करण का, इसी कहानी संग्रह का, तो साथियों इसमें और कहानियाँ जुड़ी, जिसमें शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौर, उद्धार, और जे की है नाम, चित्तौर, उद्धार, अशोक, जहानारा और गुलाम, ये 6 कहानियाँ और इसमें बड़ी। ठीक है, तो छाया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका कौन सा कहानी संग्रह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, पहली बार 1912 में, दूसरा 1918 में, प्रश्न बनता है साथियों यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी कहानी संस्करण में, माफ़ करेगा, दूसरे जब संस्करण में, छाया के दूसरे संस्करण में कौन कौन सी कहानियाँ जुड़ी, तो उनमें से फेमस कहानी आपको बता देता हूँ, अशोक कहानी साथियों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके पात्रों के बारे में। ठीक है, तो किसी अन्य वीडियो में हम जरूर बताएंगे अशोक के पात्रों के बारे में। इसके अतिरिक्त शरणागत कहानी, ठीक है, एक अन्य कहानीकार हुए हैं वृंदावन लाल वर्मा, उनकी भी एक कहानी शरणागत नाम से है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों ये कहानी संग्रह छाया कहानी संग्रह इम्पोर्टेंट है, इसको 2 संस्करणों में प्रकाशित किया गया, 1912 1918 में, तो लिख दीजिएगा जे। और दूसरी बार जब संस्करण आया इसी कहानी संग्रह का, तो उसमें और कहानियाँ जुड़ी। कितनी कहानियाँ जुड़ी? 6 कहानियाँ। तो पहले कितनी थी? 5 और 6 11, तो इसमें 11 कहानियाँ हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा जा रहा है इसके बारे में कि ये सभी ऐतिहासिक हैं, कहानी कला की दृष्टि से इनमें प्रसाद का विकास अवरुद्ध सा लगता है, उनकी रुचि इतिहास के अध्ययन की ओर बढ़ गई थी, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से अशोक कहानी, ग्राम कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, याद कर लीजिएगा। तो साथियों इसके अतिरिक्त जो दूसरा कहानी संग्रह था उनका, प्रसाद का दूसरा कहानी संग्रह क्या था? प्रतिध्वनि। क्या था साथियों? प्रतिध्वनि, याद कर लीजिएगा। और ये प्रकाशित हुआ 1926 में। पहला कहानी संग्रह, प्रथम संस्करण उसका 1912 में, पहला कहानी संग्रह भी याद करना है। छाया उसका प्रथम संस्करण 12 में, दूसरा संस्करण छाया का 1918 में। ठीक है, और जब दूसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ प्रतिध्वनि, इसका जो प्रकाशन था वो 1926 में हुआ। तो साथ ही इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं ये भी आप देख लीजिएगा। कहानियाँ बस थोड़ा सा जो फेमस कहानियाँ हैं उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, जो आप लिख लीजिएगा उनको। ठीक है, 15 कहानियाँ इसमें प्रकाशित हुई दूसरे कहानी संग्रह प्रतिध्वनि में। ठीक है, जिसमें प्रसाद, गूदड़साई, गूदड़ी का लाल, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अधोरी का मोह, ठीक है, पाप की पराजय, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहयोग, पत्थर की पुकार, ये इंपॉर्टेंट है। उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा और प्रलय संग्रहित है। ठीक है, 15 कहानियाँ इसमें हैं साथियों। इनमें प्रसाद का कवि रूप अधिक उभरा है, मतलब इसमें काव्य शैली से लिखी हुई कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में।
इसके अतिरिक्त नियतिवाद दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट, अतीत की भव्य कल्पनात्मक पृष्ठभूमि, भावपरकता तथा रसात्मक इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। वस्तु और चरित्र विकास की ओर प्रसाद ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रौढ़ या परिपक्व, हम मैच्योरिटी वाली कहानियाँ इनको नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई उनके नाम आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो नाम याद कर लीजिएगा। कहानियों पात्रों के बारे में कम ही पूछा जाता है, लेकिन अशोक कहानी के पात्रों के बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो उनका जो तीसरा कहानी संग्रह था साथियों, 1929 ईस्वी में प्रसाद की कहानियों का तीसरा कहानी संग्रह जो था, ठीक है, वो प्रकाशित हुआ। क्या नाम था इसका? आकाशदीप। ठीक है, प्रकाशित हुआ। जी हमने जब मॉक टेस्ट लिया था एक वीडियो में, उसमें ये कहानी संग्रह के बारे में बात करी हुई थी। ठीक है, तो आकाशदीप उनका तीसरा कहानी संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। इस कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें जो कहानियाँ फेमस हैं मैं बता देता हूँ, लेकिन सभी के नाम पढ़ने वाला हूँ। आकाशदीप कहानी, इसके पात्र मैंने एक वीडियो में बोले भी हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, ममता कहानी उनकी काफ़ी फेमस है। स्वर्ग के खंडहर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनहला सांप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लीजिए नाम इनके। हिमालय का पथिक, ये इंपॉर्टेंट है। भिखारिन, ठीक है। प्रतिध्वनि, ये भी इंपॉर्टेंट है। कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, वंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और विसाती। विसाती कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो इस संग्रह की 3 कहानियाँ आकाशदीप, ममता और स्वर्ग के खंडहर, ये कहानी जो हैं वो ऐतिहासिक हैं। ठीक है, तो ये कहानियों के बारे में अभी मैंने बताया। जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर लगा दीजिएगा जब आप लिख रहे हैं तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा रहा है इस कहानी संग्रह के बारे में? तीसरे कहानी संग्रह के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रसाद की कहानी कलापूर्ण विकसित रूप में सामने आती है। भाव संघर्ष, काल्पनिक चित्रण, एक प्रकार का मिश्रण, तरलता, संवेदनशील वातावरण, नाटकीय विधान तथा रहस्यमय खंड चित्रण उनकी इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस कहानियों के नाम ज़्यादा रखिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। और कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, कौन सा कहानी संग्रह है, इसका भी आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है, इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिए। इनका चौथा कहानी संग्रह जो था उसको मैं भी करवा रहा हूँ साथियों। प्रसाद का चौथा कहानी संग्रह आंधी नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लिख लीजिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी कहानियाँ थी? कुल 11 कहानियाँ थी। ठीक है, इसमें आंधी, मधुआ, धासी, घीसू, भेड़ी और व्रतभंग। ठीक है, आगे क्या है? ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार, ये कहानियाँ हैं इसमें। ठीक है, 11 कहानियाँ हैं, लेकिन साथियों आपको बता देता हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं उसको मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। आंधी कहानी इनकी इम्पोर्टेंट है, मधुआ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दासी का भी इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार कहानी जो है इनकी आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है साथियों, जे इंपॉर्टेंट कहानियाँ मैंने अंडरलाइन आपको करवा दी। इसके अतिरिक्त घीसू को भी अंडरलाइन कर लीजिए। जे मैंने 5 कहानियाँ बताई इस कहानी संग्रह में जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनके कथानक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको हिंदी गद्यकोश.org, ठीक है, गद्यकोश.org करके एक वेबसाइट है गूगल में, वहाँ पर जाकर आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, इनमें आपको बता दूं साथियों, ये पूछा जा सकता है कि ये कहानियाँ किस कहानी संग्रह में हैं? प्रसाद के किस कहानी संग्रह में? आंधी। तो आंधी का प्रकाशन वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा, और इन कहानियों के पात्र भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, ये पूछे जा सकते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि इन कहानियों में मधुआ, गीसू, बेड़ी, नीरा यथार्थवादी भूमि पर चित्रित हैं। ठीक है, रियलिज्म विचारधारा जो है उसके ऊपर आधारित है। आगे क्या लिखा जा रहा है कि जीवन में आने वाले छोटे छोटे सामान्य पात्रों को नायक तब प्रदान किया गया है। इन पात्रों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद ने किया है। मधुआ तो प्रेमचंद को बहुत ही पसंद थी। ठीक है, तो मधुआ मैंने अभी अंडरलाइन करवाई थी ना, मधुआ कहानी। मधुआ कहानी प्रेमचंद को अत्यधिक पसंद आई थी। ठीक है, उनके लेवल की स्टोरी थी जैसे प्रेमचंद लिखा करते थे। तो साथियों, उनका जो अंतिम कहानी संग्रह है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है।
तो इंद्रजाल प्रसाद का पांचवा और अंतिम कहानी संग्रह माना जाता है। ठीक है, और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कितनी कहानियाँ थी? इसमें 14 कहानियाँ थी। ठीक है, इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनवोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कहानियाँ अभी मैं बता रहा हूँ साथियों। इम्पोर्टेंट कहानियाँ कौन सी हैं इस कहानी संग्रह में, इंद्रजाल में? तो साथियों वो है इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, परिवर्तन। ठीक है, ये कहानी संग्रह जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी कहानी में इम्पोर्टेंट जो है मैं उसके अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त गुंडा कहानी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानियाँ आप जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा, इनको पढ़ना है आपने। ठीक है, मैंने वेबसाइट का नाम अभी बोला। ठीक है, गद्यकोश.org, गद्यकोश.org। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है जहाँ पर आप जाइए और नाम खोजिए जयशंकर प्रसाद, इनकी सभी कहानी जहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंद्रजाल, सलीम, इसके अतिरिक्त छोटा जादूगर, परिवर्तन और गुंडा कहानी उनकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो क्या बोला जा रहा है आगे? आगे बोला जा रहा है कि इन कहानियों में प्रसाद का दृष्टिकोण बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी होने लगा था और इंद्रजाल, सलीम, गुंडा इस दृष्टि से बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी कहानियाँ साथी वो मैंने अंडरलाइन करवा दी। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको करवाऊंगा। कहानी संग्रह लेकर आया था, सभी कहानी संग्रह के बारे में बता दिया। तो ये तो याद कर लेने आपने। छाया, ठीक है, छाया उनका पहला था। उसके आगे कौन सा था? प्रतिध्वनि। ठीक है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप। ठीक है, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। ये तो आपको उंगलियों पर रट जाना चाहिए। बस इनके आपने क्या याद करने? प्रकाशन वर्ष और कौन सी जो फेमस कहानियाँ मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाई वो किस कहानी संग्रह में है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और उन कहानी संग्रह की जो इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं उसको पढ़ भी लीजिएगा, उनके पात्रों के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, काव्य के बारे में बात करेंगे उनके। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।